चलिए आज जो है पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, खाली जो है इसमें सिर्फ हिंट पढ़ेंगे, वो भी कल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। कल जो है मैथ्स की परीक्षा है, गणित की, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे फास्ट पढ़ने का। तो फास्ट पढ़ने का जो है चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कोशिश करेंगे कि हिंदी ज्यादा हो, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है पूछने लायक जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा कहां से, ठीक। एक क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, जिसमें कहेगा कि यदि p क्या है, प्राइम, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यदि यह a स्क्वायर को विभाजित करता है तो किसे विभाजित करेगा, ये जो है। और उसमें से ऑप्शन दिया जा रह सकता है आपको, एक ऑप्शन देगा क्या, पी स्क्वायर को, पी स्क्वायर प्लस 1 को, दूसरा दे सकता है पी स्क्वायर प्लस ए को, तीसरा दे सकता है ए को, बी तथा सी। इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये एक टेस्टिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, जो है ना, मतलब आधारभूत प्रमेय जो है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो उसमें साफ बताता है कि कोई अगर p अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए जो है यहां से, तो a स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ये देखना है। तो यहाँ एक दिख रहा है कि a को विभाजित करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रैप है, अगर p स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, p स्क्वायर p जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, a को तो करता ही है, तो इसलिए इसको भी विभाजित करेगा, तो इसलिए इसको भी करेगा, तो इसलिए ऑप्शन अपना फाइनल क्या हो जाएगा, ये। ध्यान में ये रखना है कि a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। अच्छा, इसमें से डायरेक्ट ये भी कर सकता है, क्या करें कि जैसे p स्क्वायर जो है, p जो है मान लीजिए 49 को विभाजित करता है, और p एक अभाज्य संख्या है, तो यह किसको और विभाजित करेगा, ऑप्शन देगा 8, 9, 10, 7, इस तरह से। तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, आंसर 7, ठीक है। तो ये लगाना है। दूसरा इसी में क्या है, दूसरा इसमें कंसेप्ट पूछेगा इसी चैप्टर में, क्या पूछेगा, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। जो अभाज्य संख्या का हाईएस्ट पावर होता है उसका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है, इस तरह से, ठीक है। और 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और 5 की पावर 5 है। तो इस दो संख्या, एक ये हो गया, ये बी है, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन दे रखा होगा। तो ऑप्शन दे रखा होगा, तो उसमें क्या करना है कि जो इसका डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर, तो 5 की पावर 5 हाईएस्ट यहाँ है, यहाँ से ये उठा लेंगे, 3 की पावर 3 यहाँ से यहाँ है, 3 की पावर 5 है, हाईएस्ट पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसको उठाएंगे और ये क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन, वो चाहे किसी में भी आए। मान लीजिए इसी में सी कोई नंबर रहता, वो रहता 7 पर पावर 2, ठीक है, 7 पर पावर 2, इस तरह से। तो इतना लिखे, साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगर सी कोई रहता तो एलसीएम ये हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि इसमें हाईएस्ट पावर देखना है किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन में से। अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं उसका जरूरी नहीं एक संख्या देकर के पूछे, सीधा क्या करे, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देगा, गुना के रूप में देगा, और पूछ लेगा कि इसमें से जो है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा।
ठीक। और HCF, अगर इसी का अगर HCF पूछे तो HCF क्या होता है? HCF होता है क्या? कॉमन हाईएस्ट मल्टीपल। ये जो है यहां पे इसका जो ये है क्या होगा? लोएस्ट जो है कॉमन पावर, अरे रे फिर अंग्रेजी आ गया, पावर ऑफ प्राइम। अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या न्यूनतम पावर के साथ, न्यूनतम घातांक के साथ, ठीक है, न्यूनतम घातांक के साथ। और कैसा हो? ये उभयनिष्ठ हो, जो क्या हो? उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। ये क्या होता है? महत्तम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 लोएस्ट देखना है। अब 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। जब महत्तम पूछे तो पावर लोएस्ट लेना है, लोएस्ट में भी क्या लेना है? कॉमन लेना है, ठीक है। अगर इस तरह से रह जाए साथ, ये अगर ये दे दे तो फिर इनमें से कोई सा भी नहीं होकर के सिर्फ एक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए तीनों का जो महत्तम होगा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या करना है? कॉमन देखना है, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन नहीं देखना होता है, इसमें हाईएस्ट पावर उठाना, जिसमें भी मिल जाए वो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकता। ये मैं वैकल्पिक प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह का? तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा किसका? प्रसार का। किसका? प्रसार। किस तरह का? ये शांत, अशांत, इस तरह से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग। तो अगर किसी के नीचे में 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्मेट का क्या हो? नंबर हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर क्या हो? कुछ भी हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस तरह का 2 की पावर 5, 2 की पावर m, m क्या है? m, n, ये सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नहीं, इसको होल नंबर कह दीजिए। ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या हो, ये क्या हो? फैक्टर नहीं हो, पूर्ण संख्या हो। तो ऊपर में लिखी हुई संख्या कुछ भी हो, वो क्या होती है? संख्या शांत। क्या होती है? शांत। ये संख्या क्या होती है? शांत। ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद अगर इस फॉर्मेट में ये नहीं है, इस फॉर्मेट में ये नहीं है, तब संख्या क्या होगी? अशांत। तब क्या होगी? अशांत, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक ट्रैप क्या कर सकता है? ऐसे दे सकता है, जैसे कि 3 की पावर 5 दे दे, 4 की पावर 8 दे दे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 49 दे दे, यहाँ पे क्या दे दे? 2 की पावर 3 दे दे, 5 की पावर 4 दे दे, गुना 7 दे दे, इस तरह से, ठीक है, दे दे। अब जाकर के कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे कि अब ये क्या एक्स्ट्रा आ गया? 2 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर m, इस तरह से तो है, लेकिन एक्स्ट्रा 7 आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना होकर के देखना क्या इसका ऐसा कोई फैक्टर है ऊपर में जो इसको कैंसिल आउट कर सकता है, जो इसको कैंसिल आउट कर सकता है। तो फाइनली क्या हो? तो फाइनली तो संख्या इसी फॉर्मेट का हो गया, ये तो कट के खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमेशा लागू होती है, लेकिन फिर भी एक ट्रैप क्या है कि यहाँ एक्स्ट्रा डाल के लिख दिया जा सकता है। तो वो ये अपना इंश्योर करना कि ये कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये संख्या कैसी होगी? शांत। शांत मतलब खत्म हो जाएगी, कट करके खत्म। जैसे कि देखिए 3 में जब क्या करते हैं, 3 में जब क्या करते हैं, 1 से भाग दे, नहीं मान लीजिए 13 में भाग देंगे, ये क्या होता है? 4, ठीक है, 12, 1 कटेगा। अब जाकर के जो है रिपीट होता चला जाएगा, पॉइंट के बाद 3 3 9, 1 फिर करेंगे, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्या है? संख्या अशांत है, खत्म नहीं हो रहा। प्रसार जो है इसका क्या है? अशांत है, ये खत्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बार बार आ रहा है और जो है क्या है? खत्म नहीं हो रहा, अशांत है। और ये क्या है? जैसे 10 है,
इसको किसी से भाग इससे किसी में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 में कट जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का संख्या है 10 क्या है 2 गुना 5 है, इसलिए इस तरह से। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। इस फॉर्मेट का होगा तो शांत, नहीं होगा तो अशांत, बात खत्म। इसी में एक और फॉर्मेट है चौथा कि परिमेय अपरिमेय। रूट वाली संख्या हो, क्या हो, रूट वाली संख्या हो ए बिलोंगिंग टू आर और ए क्या हो पॉजिटिव हो, ए क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसमें क्या है कि ये अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग ना हो तो ये क्या है अपरिमेय। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये क्या होता है अपरिमेय। ठीक है, उस तरह से संख्या दे इस तरह का 4.1 2 4 8 9 4 8 9 3 3 1 5 7 इस तरह से देता जाए और डॉट 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 करके दे इस तरह से। ये संख्या साफ साफ देख रहे हैं क्या है, खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। इस तरह की संख्या में क्या होती है अपरिमेय होती है। क्या होती है अपरिमेय होती है। तो ये भी पूछ सकता है, कोई संख्या इस तरह का दे, रिपीटेशन भी ना दिखे और डॉट डॉट भी हो। ठीक, तो ये क्या होती है अपरिमेय होती है। तो इसके बाद जो है बाकी इसके अलावा शांत, ये जो है इसके अलावा इसमें से और अगर कुछ पूछता है तो वो सब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है, वैकल्पिक में नहीं पूछा जा सकता। तो ये अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर जो है निपट जाएगा। इसमें से इस वाले टॉपिक से और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है। बाकी ये पूछे जाने का चांस बहुत कम है और ये भी पूछे जाने का चांस बहुत कम। सर्वाधिक चांस किसका है, इसका और इसका। इस दोनों को अच्छे से समझ लें। ठीक, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कवर है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये होता है क्या, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, कहीं कहीं इसको इस तरह से भी c को इस पार करके लिख देते हैं, कहीं कहीं c को इस पार लिखते हैं। ठीक है, उससे अपना माइनर एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो क्या है, इसमें x और y क्या है चर, x, y क्या है ये चर है। ठीक है, ए बी जो है a और b क्या है, ए बी क्या है दोनों का गुणांक है। क्या है गुणांक। ये जो a1 और b1 इस तरह से सबस्क्रिप्ट के साथ है, क्या है a1 x का गुणांक है, b1 y का है, a2 x का गुणांक है और b2, इसको कहते हैं समीकरण 1। इसको समीकरण अपना मन है, किसी को समीकरण 1 किसी को 2 कह सकते हैं आप, वो अपनी मर्जी। ये c1 और c2 क्या है, ये इस समीकरण का ये है अचर है। c1 c2 क्या है, c1 c2 ये अचर है। चर कहते हैं उसको जिसका मान बदलता रहता है और अचर कहते हैं उसका जिसका मान फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि एक रेखा को प्रदर्शित करता है। ये जो है निर्देशांक परिपाटी है। ठीक है, तो इस पर ये क्या करता है, रेखा, एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए एक रेखा जो है दूसरे रेखा के साथ 3 तरह का संबंध बना सकती है। तो ये 3 तरह के संबंध कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला जो पॉसिबल संबंध है ये कि रेखा इस तरह से हो और इस तरह से दूसरी रेखा उसको क्या कर दे, काट दे। तो ये L1 ये L2 काट दे। दूसरा संबंध इसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखा इस तरह से हो, एक दूसरे के समांतर हो, L1 और L2। ये क्या हो गया प्रतिच्छेदी।
ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। ये क्या हो गया, समांतर। और तीसरा क्या हो सकता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, एक रेखा इसी तरह से दूसरे रेखा के ऊपर हो, एक L1 दूसरा L2, ठीक है। तो इसको कहते हैं संपाती। इसको क्या कहते हैं, संपाती। ये 3 कंडीशन है। इसमें जो हल होता है, इसमें कैसा हल होता है, यूनिक, अद्वितीय, अद्वितीय हल, ठीक है। कैसा हल, अद्वितीय। इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और इसमें होता है अनंत हल, अनंत हल, ठीक है। जब ऐसा हो, क्या हो, जब कोई हल ना हो तो इसको कहते हैं कैसा समीकरण, असंगत, असंगत निकाय। देखिए इसमें 2 समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो ये जो है एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है। तो ये जो है क्या है, 2 समीकरण का सिस्टम है। सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं। तो 2 समीकरण का निकाय है। जब समीकरण का हल संभव हो उसको क्या कहते हैं, संगत। जब नहीं हो तो असंगत। तो हल क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि रेखा समांतर है, दोनों में से कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, दोनों में से जो है कोई भी बिंदु पर यह रेखा मिलती नहीं है, इसलिए ये निकाय कैसा हो गया, असंगत। बाकी 2 जब क्या हो, हल संभव हो, तब कैसा होता है, संगत, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका क्या होता है, अलजेब्रिकल कंडीशन होता है। इसका क्या होता है, अलजेब्रिकल कंडीशन। क्या, A1 अपॉन A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक। इसका क्या कंडीशन होता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, सॉरी अंग्रेजी चलाया फिर से, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। मतलब कि ये देखिए सबका जो एक जो है गुणांक है ना, क्या हो, भाग जब देंगे, रेशियो, अनुपात, सबका जो है क्या हो, अनुपात बराबर हो। A1 बटे A2 क्या हो, बराबर हो किसके, B1 बटे B2। जैसे इस तरह का कोई समीकरण हो, 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, उसी तरह से 4x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0। तो जब अनुपात लेते हैं तो 2/4 करेंगे आधा, 4/8 करेंगे आधा, 6/12 करेंगे आधा। तो ये क्या है, तीनों बराबर, इस तरह का समीकरण आ गया। तो ये क्या है, 2 समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा हो गया। तो ये कैसा हो गया, असंगत। ये कैसा हो गया, असंगत। और इसका क्या है, अरे महाराज गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ये इसके बराबर नहीं होना है, ये बराबर नहीं होना है, ये बराबर नहीं होना है। यहां पे इसको छोड़ करके कुछ हो जाए, इसको छोड़ करके क्या हो जाए, कुछ हो जाए, जैसे 13 हो जाए। तो ये इसके बराबर जब नहीं होता है तब जाकर के क्या होता है, समांतर। पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन है इसमें होता है A1 अपॉन, यहां गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। ये क्या हो, तीनों में जब अनुपात बराबर होता है तो तब जाकर के क्या हो जाता है, संपाती। मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर हो, एक रेखा क्या हो, दूसरे के ऊपर हो, तब जाकर के इसको कहते हैं क्या, संपाती। इसमें अनंत हल है, कोई सा भी मान रख लीजिए, इसका हल ही हल संभव है, क्योंकि एक रेखा क्या है, दूसरे रेखा के संपाती, दूसरे रेखा को संपाती जो क्या करता है, इस तरह से ऐसा समझिए, इस तरह से हो जाए कि L1 बराबर n टाइम्स L2, इस तरह से। ये जो लाइन है इसका दुगुना ये वाला है, ये क्या हो जाता है, संपाती, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, अब जाकर के पूछ लेगा कि इसमें से, जैसे कि इसमें से क्या पूछेगा, जैसे कि
2x प्लस के वाई बराबर 4, और यहां पूछेगा 6x प्लस जो है 4y, 6x प्लस 24y बराबर 7। तो के किस मान के लिए इसका हल जो है ना कैसा हो, अद्वितीय हो। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। तब जाकर के क्या करेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे, तो यहां से देखेंगे क्या, a1 बाई a2, ये a1 हो गया तो a2 6 हो गया, a2 क्या हो गया 6, b1 क्या है k और b2 क्या है 24। तो ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो 6 चौके 24, 4 दूनी 8, नीचे नीचे कटता है इसलिए के बराबर 8 जब नहीं होगा, के बराबर 8 छोड़ करके कुछ भी हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो होगा इस समीकरण का हल अद्वितीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अद्वितीय। अब अगर पूछ दे कि नहीं इसका क्या हो, कोई हल ही ना हो, क्या हो, कोई हल ही ना हो, तो तब दोनों को बराबर कर देंगे। तब दोनों को क्या करेंगे, जब के बराबर 8 हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, के बराबर 8 हो जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से और जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और कोई जो है क्वेश्चन बनता नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं तीसरा चैप्टर। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण और बहुपद, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात बहुपद बोलते हैं किसको, एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा आपकी हो सकता है क्या, पहचान के लिए। तो px इस तरह से an x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 करके a1 प्लस a0, इस तरह से, इस तरह का एक्सप्रेशन जहां की n क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक जो है धनेतर, जो ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं, तो जो कि वास्तव में क्या है, पूर्ण संख्या। n कैसा होना चाहिए, ये पावर n है, और n कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का क्या मतलब है, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 1 2 3 से लेकर के कहां तक, अनंत तक, कहां तक, प्लस अनंत तक, ठीक है। और जो है an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और an से लेकर के an माइनस 1 से लेकर के ये a1 और a0, ये सब के सब क्या हो, वास्तविक संख्या हो, सब के सब क्या हो, वास्तविक संख्या हो। तब जाकर के इस जो है व्यंजक को क्या कहते हैं, इस व्यंजक को कहते हैं बहुपद। किस घात का, n घात का, किस घात का, n घात का। तो इसमें ध्यान रखना क्या है, n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक, और ये सब क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और x इसका क्या है, चर है, x क्या है, चर। और ये सब जो an माइनस 1 ये सब जो संख्या लिखी हुई ये क्या है, चर के गुणांक है, चर के क्या है, चर के गुणांक है, अलग अलग घात के गुणांक है। n की पावर जो ना, x की पावर n का गुणांक क्या है, an, x की पावर n माइनस 1 का गुणांक क्या है, an माइनस 1, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है जो किसकी, बहुपद की। अब इसमें हमको ये तो पढ़ना होता नहीं है, इसमें इसका सिर्फ इतना काम है कि जैसे ऑप्शन दे देगा क्या, जैसे रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। एक उसके बाद चेक करने के लिए देगा 1 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुपद है कि नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ देखिए ये क्या है, x की पावर 1/2 इंटू 4, तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो 2x प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अंततः पावर क्या आ गया इसका, पूर्ण संख्या। तो सारा का सारा पावर पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। अब यहाँ क्या, ये क्या है, 1/x है, इसको क्या लिखते हैं, x की पावर -1, ठीक। जैसे ही बटे में जाए तो पावर हो गया माइनस, माइनस क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिखा हुआ x की पावर -1 जो एक्स स्क्वायर, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो देखना क्या है, पावर क्या हो, पूर्ण संख्या, ठीक। बस आपको सिर्फ इतना ही देख लेना, पावर कैसा हो, पूर्ण संख्या हो।
ठीक है, कभी कभी इसमें एक धोखेबाजी कर सकता है, जैसे इस तरह से दे दे -3x² + 4x + 7, इस तरह से दे दे, तो ये दिख रहा है कि x का पावर क्या है, सब जो है x का पावर, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें भी पूर्ण संख्या, इसमें क्या है 0 है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसलिए 10वें के लेवल पे ये बहुपद नहीं है। किस पे, 10वीं के लेवल पे ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? तो ये पहला कंसेप्ट है, इससे ये यहीं से ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। इससे और कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकता, सिर्फ पहचान करने के लिए बहुपद की पहचान। ठीक है, इसके बाद बहुपद के प्रकार है, बहुपद के क्या है प्रकार, तो उसमें क्या क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है त्रिघात, ये क्या है त्रिघात बहुपद। ठीक है, बहुपद लगा लेंगे, उसके बाद ax² + bx + c, ये क्या है द्विघात है, द्विघात बहुपद, और ax + b, ये क्या है रैखिक, ये क्या है रैखिक। ठीक है, इसमें एक चीज पूछता है क्या, इसी के साथ में वो पढ़ लेते हैं क्या, घात, और एक होता है घातांक, एक होता है घात। इस घात को डिग्री कहते हैं, इस घात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, इस घात को क्या कहते हैं, इस घातांक को क्या कहते हैं पावर, अंग्रेजी में पावर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, इसमें जो सबसे बहुपद में चर का जो सबसे अधिक पावर होता है उसको कहते हैं घात। ठीक है, चर का जो सबसे अधिक पावर होता है उसको कहते हैं घात, बाकी को घातांक कहते हैं। जैसे 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है, x की पावर क्या है 0, तो 3 क्या है घात है, 2 क्या है घातांक है, 1 क्या है घातांक है। ठीक, यहाँ पे क्या है 0 है, x की पावर, तो वो क्या है घातांक। ठीक है, तो इतना सा, तो अधिकतम पावर, इसका चर का अधिकतम पावर, अधिकतम घातांक, ये क्या कहलाता है घात, ये क्या कहलाता है घात। और अगर जब घात क्या हो 3 तो उसको त्रिघात कहते हैं, घात 2 तो उसको क्या कहते हैं द्विघात, घात 1 तो क्या कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं रैखिक। ये है ये कंसेप्ट नंबर 2, ये क्या है कंसेप्ट नंबर 2। ठीक, फिर अगर कंसेप्ट नंबर 3 में क्या है, अब इसमें क्या करेगा, पूछेगा क्या, मान लीजिए x की पावर 7 + x, अब इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का साफ साफ दिख रहा है 7 है घात। इसमें अब ये नहीं सोचना, जब बहुपद की घात पूछे तब उसमें यह नहीं सोचना है कि बहुपद है कि नहीं है, तब सिर्फ पावर देखना, उसमें भी क्या मैक्सिमम, तब ये चेक नहीं करने जाएंगे हम कि यह बहुपद है भी कि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है जिसने ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन बहुपद ही देगा। इसमें फिर जाकर के वो जो है ऐसा ऑप्शन नहीं दे सकता कि जो बहुपद ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए उसका टेंशन नहीं है। अब तीसरा इसमें क्या पूछता है, ये शून्यक। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, किसके px, ये किस तरह का घात, ये क्या हो त्रिघात। ठीक, तो इसके शून्यक कितने होते हैं 3, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या क्या है, त्रिघात में 3, द्विघात में 2, रैखिक में इसके शून्यक की संख्या, रैखिक के शून्यक की संख्या 1 होता है, द्विघात के शून्यक की संख्या 2 और त्रिघात के 3। इसमें इसको मानते हैं क्या अल्फा बीटा गामा, ये सिर्फ ये 10वां के लेवल की बात चल रही है। इसमें क्या मानते हैं शून्यक को अल्फा और बीटा, इसमें सिर्फ अल्फा कह लें, ये क्या होता है सिर्फ अल्फा, इस तरह से। तो अब शून्यक और किसके बीच में, इसके जो गुणांक है ए बी सी डी, इसके बीच में क्या होता है संबंध, इसके बीच में क्या होता है संबंध, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है सबसे पहले देखते हैं क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये किस तरह का होता है, x² + bx + c। ठीक है, तो इसके शून्यक कितने होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, इसमें शून्यक कितने होते हैं 2, तो उसको मानते हैं क्या अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा कॉमा बीटा का ये क्या होता है फॉर्मूला निकलता है। ठीक है,
इसको कहते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और ये किसके बराबर होता है? इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब क्या करते हैं, इसका जब शून्य निकालते हैं तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्टैंडर्ड रूप है इसका 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? ये इसका स्टैंडर्ड मानक ये रूप है, फॉर्मूला है अल्फा कॉमा बीटा का। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। मान लीजिए अगर अल्फा को लिखे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बीटा को क्या लिखेंगे? अब ये प्लस ले चुके अब माइनस वाला ले, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या? अल्फा और बीटा, अल्फा और इस तरह से बीटा। तो ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डी। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल डी। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विविक्तिकर। हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तिकर। विविक्ति, अरे महाराज, इसको कहते हैं विविक्ति कर। ठीक है, तो अब देखें रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये अगर निगेटिव हो जाए, डी क्या हो जाए? माइनस हो जाए। तो माइनस क्या होता है? 10वीं तक की क्लास में डी का माइनस जो है, अगर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलता नहीं है। अब नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाए? शून्यक कैसा होगा? डी और शून्यक की प्रकृति, तो शून्यक कैसा हो जाता है? शून्यक हो जाता है काल्पनिक। शून्यक हो जाता है काल्पनिक। डी क्या हो? पॉजिटिव हो, तब शून्यक कैसा होता है? अद्वितीय और वास्तविक। अद्वितीय और वास्तविक। डी अगर क्या हो जाए? जीरो, तब जाकर के क्या होगा? शून्यक। शून्यक होगा कैसा? वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर। इसमें से एक क्वेश्चन आराम से पूछेगा। इसमें से क्या करेगा? एक क्वेश्चन आराम से पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है एक जो है पॉलिनोमियल, एक बहुपद दे देगा, पूछेगा कि इसका डी क्या है। ठीक है, या फिर शून्यक इसका कैसा होगा। ठीक है, तो आपको देख लेना, डी निकालना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी क्या वो पहचान लेना अच्छे से। ठीक, तो ये है। अब इसी में से अल्फा प्लस बीटा जब जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये याद रखना है। ये क्या है? जैसे वो हो सकता है वो इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 3x माइनस 7 बराबर 0, इस तरह से दे दे। तो अब देखें यहाँ पे क्या है? a है 2, b है 3 और c कितना है? माइनस 7। a b c पता चल गया। तो पूछ दे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? तो माइनस 3/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो माइनस 7/2, क्योंकि c बाई ए। इस तरह से अब पूछ दे इसका डी क्या होगा? तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 दूनी 8 7 56 माइनस माइनस प्लस 56 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 65। ठीक, तो ये क्या है? डी का। तो रूट इसके कैसे होंगे? तो देख रहे हैं, डी से बड़ा है तो क्या होगा? अद्वितीय होगा और वास्तविक होगा। तो इतना इससे पूछ सकता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछ सकता। इसी में एक चीज क्या कर सकता है, ऐसा दे दे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछ ले, तो ये क्या चीज है? अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेके करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ से साफ साफ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय है, तो सीधा क्या हो जाए? ये क्या होगा? माइनस बी बाय सी माइनस, ये क्या होगा? माइनस बी बाय सी। इस तरह से आप कर लेंगे। ये इसमें जो है इतना ही पूछा। इसमें एक क्वेश्चन बचता है कि अल्फा और बीटा दे देगा। अल्फा और बीटा क्या करेगा? दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण बनाइए। तो तब जाकर के जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये जो है ये
एक तरीका है। और कभी कभी क्या करता है, उसका क्या करता है कि इसी में कहेगा कि रूट अल्फा प्लस बीटा हो, लेकिन कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, के हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, के हो। तब क्या करते हैं, इसी समीकरण को के से गुना कर देते हैं, तो के बाहर में अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। ठीक, तो ये जो है इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। जब क्या हो, बहुपद दिया हो, अल्फा और बीटा निकालना हो, तो हमने अभी देखा था वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। और अगर अल्फा बीटा दिया हो, बहुपद निकालना हो, तब जाकर के फॉर्मूला ये वाला लगाना है। ठीक सर, अब जो है देख लेते हैं त्रिघात ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। शून्यक के योग होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है सी बाय ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है माइनस डी बाय ए। क्या होता है माइनस डी बाय ए। ठीक है, इसमें जो है ये जो चीज है देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ठीक है, वही लगाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर ये इस तरह से कुछ पूछ ले, ए बी सी डी कुछ पूछ ले, तो शून्यक के योग और इस तरह से कुछ पूछ ले तो निकाल लेना है और करके दे देना। और अगर शून्यक के दिए हुए रहो, शून्यक क्या हो अल्फा बीटा और गामा, ये अगर दिए हुए हो और फिर जाकर के बहुपद निकालने को बोले, तो इसी बहुपद को इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या एक्स क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं क्या बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस डी बाय ए। यहां से साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ ए कॉमन है बाहर में, तो ए बाहर हो, बाहर का बाहर रह जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस बी बाय ए है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सी बाय ए प्लस के साथ है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये एक्स माइनस। ठीक, अल्टरनेट प्लस माइनस करते चलना, अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। बस ये फॉर्मूला है। ये क्या है फॉर्मूला। अगर इस तरह से रहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है, ठीक, ये रहे तो ये है। जैसे मान लीजिए किसी का 2 प्लस 2 3 और 4, 2 3 और 4 किसी का रूट हो, शून्य को मतलब क्या हो शून्य मूल हो, तो अब जाकर के ये त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस देख रहे हैं 2 3 4, इसको जोड़ेंगे तो जब 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 9 होता है, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या करना है इसको जोड़ना है कि कितना 2 तिया 6 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और लिख देना एक्स, फिर घटाना है तीनों को एक साथ गुना करके 2 तिया 6 सोचे के 24, तो ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद हो गया अपना। ठीक, ये फॉर्मूला लगाना है लिख देना है। ठीक, तब जा करके अब क्या करेगा सॉल्व करने को बोलेगा। कई बार क्या होता है एक शून्यक दे देगा और बाकी 2 निकालने को बोलेगा, तो एक अगर शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए p ऑफ x कोई बहुपद है, त्रिघात क्या है ये त्रिघात बहुपद है, और अगर क्या है p ऑफ a बराबर 0 है, p ऑफ a बराबर क्या है 0 है, तो x माइनस a क्या होगा, इसका एक क्या होगा गुणज होगा। क्या होगा गुणज नहीं, सॉरी गुणनखंड होगा। क्या होगा इसका, कहने का मतलब है कि इसमें से भाग लग जाएगा, इससे क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो अगर ये भाग लग जाएगा तो x माइनस ए इंटू कुछ समथिंग आएगा, ये इसके त्रिघात के बराबर होगा। तो जो भी होगा इधर क्या होगा द्विघात को हल करना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वैकल्पिक प्रश्न में, और इससे ज्यादा आसान भी नहीं हो सकता वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो ये जाकर के यहां आकर के अपना क्या हो जाता है वैकल्पिक प्रश्न के दृष्टिकोण से ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं।
चलिए अब पढ़ते हैं एपी। एपी का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है Tn माइनस Tn-1, ठीक है। ये क्या हो? डी हो, किसी भी दो लगातार पद का अंतर क्या हो? बराबर हो। अंतर क्या हो? बराबर। तो उसको क्या कहते हैं? एपी। ये डेफिनेशन है, ठीक। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ए प्लस 4d, इस तरह से डी बढ़ते जाए, तो ये क्या है? एपी के पद कहलाते हैं, एपी के पद। और डी को कहते हैं क्या? सार्व अंतर। काहे भौंक रहा है भाई? ठीक, एपी को ये डी कहलाता है सार्वंतर। तो यहां से इस फॉर्मेट से जब चलते हैं तो इसको टीएन या फिर एएन, टीएन भी कहते हैं कहीं कहीं, या एएन भी कहते हैं। तो जो भी है, तो ये जो है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे अपन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखता है, एनसीईआरटी इसको एएन कहता है। एएन क्या होता है? यहां से देख रहे हैं कम है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है? यहाँ n लिखा है, n के जगह पे रख देंगे। तो A1 पहला है A, A2 क्या है? A प्लस डी। तो दो में से घटाते हैं, तो ये क्या है? इसको कहते हैं क्या? सामान्य पद। एपी का सामान्य पद का ये फॉर्मूला है, ठीक। तो सामान्य पद का जो फॉर्मूला है, इसी को जब दोबारा से क्या करते हैं? इस तरह से लिखते हैं, एन डी प्लस, ठीक है, ए माइनस डी। इसको गुना करके लिख दिए। इसको क्या कर दिए? एन गुना डी कर दिए, माइनस डी कर दिए। तो यहां से इस तरह से लिख दिए। ये साफ साफ दिख रहा है क्या? ये रैखिक बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। एन में रैखिक बहुपद है। यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो n है, ये क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये n क्या है? ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक। तो ये क्या? n में रैखिक बहुपद है। तो अब अगर इस तरह से फिर क्या होता है कि कोई अगर क्वेश्चन दे, ठीक है, अगर tn क्या है? 3n+4 है, 3n+4 है। तो ये n में रैखिक है, तो ये क्या है? निश्चित रूप से किसको प्रदर्शित करता है? एपी को। किसको प्रदर्शित करता है? एपी को। अब ऑप्शन पूछ लेगा इसका सार्वंतर क्या होगा? 4 3 7, लो देख लो। तो 1 और 3, इसका सार्वंतर क्या होता है? यहां साफ साफ दिख रहा है क्या? n का जो है ना, n क्या कोफिशिएंट क्या होता है? सार्वंतर। n का गुणांक क्या होता है? सार्वंतर। n का गुणांक सार्वंतर। तो इसमें जो है सिर्फ n के साथ में क्या कौन सी संख्या लिखी है वो देखना, वो क्या हो जाता है? सार्वंतर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ये जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि tn बराबर क्या दिया हुआ हो? 4 + 8n, ठीक है। तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो साफ साफ समझ में आता है क्या? 8, ठीक है। ये क्या है? एपी। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। उसके बाद क्या करेगा? डी निकालने के लिए दे देगा। क्या करेगा? डी निकालने के लिए दे देगा। तो डी निकालने के लिए जैसे ही देगा तो ये कर लेंगे। बाकी जो है टीएन निकालने के लिए देगा। क्या देगा? टीएन निकालने के लिए। तो टीएन निकालने का जो है यहां से फॉर्मूला पता ही है। इसके बाद ये इसके बेसिक्स में से इतना ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं संभव है इसमें, ठीक है। इसके बाद एपी के एन पद का क्या होता है? सम होता है। एन पद एस एन बोलते हैं क्या? एपी के एन पदों के योग को एस एन बोलते हैं। एस है सम और एन मतलब एन पद। तो अगर एन पद को जोड़ेंगे तो पहला पद ए होता है, प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। इस तरह से करते करते चलते हैं कहां तक? ए एन तक। तो ए एन लिखेंगे क्या? ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जब इसको जोड़ना होता है तो इसी को दोबारा से वापस से रिटर्न करके लिख लेते हैं क्या? a प्लस n-1 इंटू डी, फिर प्लस a प्लस n-2
इंटू डी, ठीक है। जब चलते 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 कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, तो यहाँ ए आता है। तो जब इसको देखते हैं तो साफ साफ समझ में आता है, जब इसमें ए ऐड करेंगे तो ये क्या आता है, इन दोनों को अब ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो ये क्या, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितनी दफा होगा, ये पेयर बनेगा। फिर इसका भी जैसे डी करेंगे ऐड, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से करेंगे तो एन दफा क्या बनेगा, ये जोड़ा बनेगा। तो उसको क्या करते हैं, एन से गुना कर देते हैं। इधर इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 SN मिलेगा, इसको उधर टपा देते हैं। तो SN बराबर क्या हो जाता है, n बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, SN का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान से रखेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकता है, SN बराबर फॉर्मूला क्या, ठीक। ये एक इसका वेरिएंट ये है। दूसरा इसी को बिगाड़ के क्या कर सकता है, ये कर सकता है n बाई 2, ठीक है, a अलग अलग करके a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इतना सा जो है, इतना सा क्या है, ए एन है, क्या है, ए एन, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये एस एन का क्या है, दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा वेरिएंट है, क्या है, दूसरा वेरिएंट है, ठीक। तो ए एन को ही क्या, ये क्या है, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, ये क्या है, अंतिम पद, और ये क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक। ये जो क्या है, ये एक अलग वेरिएंट है, ठीक है। तो अब देखें, इसमें इंटरेस्टिंग है, सीधा सीधा कहेगा कि किसी एपी में क्या है, 100 पद हैं और उसका पहला पद 4 है और दूसरा पद जो है 96 है। दूसरा पद क्या है, 96। तो अब जो है उस एपी का सम बताइए, उस एपी का योग, उस एपी के जो है 100 पदों का योग क्या होगा। तो देखें, इसमें बगैर डी के भी क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सिंपल देखने क्या होगा कि n बराबर 100 है, n बराबर 100 है, a बराबर 4 है और an बराबर कितना है, 96। n बराबर कितना है, 96, ठीक। तो SN पूछा है, SN बराबर वाट, करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। पहला, ठीक है, पद जोड़ना, लास्ट पद जोड़ना है, ये 50 हो जाएगा, ये 100 है, ये कितना है, जब ऐड करेंगे तो 100, सीधा सीधा कितना आ गया, 5000, ठीक। अगर दिमाग खराब हो तो पहले डी निकालने जाओगे, फिर जाकर के ये वाला फॉर्मूला यहां से लगाओगे। क्या करोगे, डी निकालने जाओगे, फिर जाकर के डी निकाल के तब जाकर के ये फॉर्मूला बैठा के तब सम निकालोगे। तो फालतू वाला काम नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उस तरह से फॉर्मूला लगाना है, ये है, ठीक। इसी में एक छोटा, इसी में से एक छोटा सा क्या बचता है, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, उसका जो है थोड़ा सा, जो कि बहुत कम चांस है पूछने का, अगर लेकिन फिर भी पूछ ले तो क्या करोगे, तो यहां से इसको जब गुना करके लिखेंगे, एस एन को क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे, तो ये क्या आता है, ए एन, फिर प्लस एन स्क्वायर इंटू डी बाई 2, एन स्क्वायर इंटू, जब इसको गुना करेंगे तो डी बाई 2, फिर क्या है, माइनस एन डी बाई 2। यहां से देखो साफ साफ क्या निकल के आता है, एन स्क्वायर डी बाई 2, ठीक, प्लस एन कॉमन ले लेंगे, ए माइनस डी बाई 2। ये एस एन का क्या है, फॉर्मूला है, एस एन का क्या है, फॉर्मूला। साफ साफ दिख रहा है क्या है, एन में द्विघात है, एन में क्या है, द्विघात। अभी जो हमने बहुपद पढ़ा ही है, एन में द्विघात क्या है, बहुपद है, जिसका कि क्या है, c बराबर 0 है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो ये किसको करता है, एपी के n पद के योग को दर्शाता है। तो जिसका कोफिशिएंट, गुणांक क्या है, गुणांक जो है, ठीक, क्या है, गुणांक क्या है, n का गुणांक, n का गुणांक क्या है, d बाई 2। तो d क्या होगा, n का गुणांक का क्या हो जाएगा, 2 गुना n का गुणांक, ठीक है। इस छोटी सी बात से क्या बनता है, एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा क्या, क्या कि इनमें से कौन सा जो है एपी के n पद का जो है योग दर्शाता है। पहला ऑप्शन देगा ए, 4n प्लस 3, ठीक है,
दूसरा ऑप्शन क्या देगा, दूसरा ऑप्शन देगा 3n² प्लस 4n प्लस 3, इस तरह से। चौथा ऑप्शन देगा क्या, 3n² प्लस 4n, और पांचवा ऑप्शन देगा क्या, 3n², ठीक है, प्लस 1, इस तरह से। अब पूछेगा कि इसमें से Sn कौन सा पद हो सकता है, Sn कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो साफ साफ यहां दिख रहा है क्या, n² होना चाहिए, n होना चाहिए, C0 होना चाहिए। तो इसमें n² नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें n² है लेकिन C0 नहीं है तो ये नहीं होगा, n² है n नहीं है तो ये नहीं होगा। ये क्या, n² है और n है लेकिन c बराबर 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा कि अगर Sn इस तरह से रहे, Sn क्या हो, 3n² प्लस 5n है, 3n² प्लस 5n है, तो इस AP का, ये जिस AP के n पदों का योग दिखा रहा है, ठीक है, उसका d क्या होगा, इसका d बराबर क्या होगा, ठीक। तो यहां से साफ साफ देख रहे हैं, कुछ नहीं करने जाना है, n के साथ, n² के साथ में, सॉरी यहां पे लिखना n² का गुणांक है, ये क्या है, n² का गुणांक है। तो n² का गुणांक उसको सीधा दोगुना करना है, तो ये d करेगा, d क्या हो जाएगा, ऑप्शन देगा क्या, a ऑप्शन देगा 3, b ऑप्शन देगा 5, c ऑप्शन देगा 8 और d ऑप्शन देगा क्या, 6। तो साफ साफ दिख रहा है, n² के गुणांक का 2 गुना, 3 दूनी 6, बात खत्म। कुछ नहीं करना है, तो लंबे वाले प्रोसेस से पहले tn निकालोगे फिर n निकालोगे वहां से, ठीक है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछने का चांस बहुत कम है। हाँ, CBSE वालों को पूछ सकता है, बिहार बोर्ड वालों को पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन की है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। AP में इसके बाहर वैकल्पिक प्रश्न में कुछ नहीं है, ठीक। बाकी जो भी चीजें हैं वो किसमें है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो त्रिकोणमिति जो है, इसको पढ़ते किसमें है, समकोण त्रिभुज में, और किसके लिए, न्यून कोण के लिए, किसके लिए, समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, किसके लिए, न्यून कोण के लिए, न्यून कोण के लिए, ठीक। अब न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं किसको, जो है थीटा, किसको, थीटा। और कैसा थीटा, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। कैसा थीटा, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। मान लीजिए ABC है, ठीक। तो अब जाकर के यहां से फिर क्या होता है त्रिकोणमिति में, तो ये जो चीज है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं क्या, कर्ण, ठीक। इसके लिए अंग्रेजी का सिंबल H यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसलिए। अब जाकर के प्रश्न उठता है क्या, कि शेष दो भुजाओं को क्या कहेंगे, तो नाम इसका एक का आधार एक का लंब होता है, लेकिन कहेंगे किसको, तो त्रिकोणमिति के लिए क्या है, जब तक कि थीटा ना बताया जाए तब तक लंब और आधार का कोई मतलब नहीं होता। थीटा के लिए लंब और आधार होता है। तो अगर थीटा ये है, थीटा क्या है, ये है, तो इस थीटा के लिए ये क्या है, लंब है। इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है फिर, लंब, और ये क्या हो जाता है, आधार। संलग्न भुजा, आसन्न भुजा, संलग्न भुजा कहते हैं या फिर आसन्न भुजा, ये आधार। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, इसलिए उसका लेते हैं बी। परपेंडिकुलर को, सॉरी लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका लेते हैं पी, इसी सिंबल का, ठीक है। आधार से फिर पढ़ते हैं, इसमें 6 अनुपात संभव है। क्या है, 6 अनुपात संभव है। क्या संभव है, AB अपॉन AC, एक अनुपात ये है, ठीक। दूसरा अनुपात क्या संभव है, BC अपॉन AC। तीसरा अनुपात क्या संभव है, AB अपॉन BC, ठीक। और जो है बाकी 3 अनुपात इसी का उल्टा है, AC अपॉन AB, ठीक। दूसरा AC अपॉन BC और BC अपॉन AB, ये 6 अनुपात है। इन 6 अनुपातों को दर्शाने के लिए, इन 6 अनुपातों को दर्शाने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 10वीं क्लास के लिए क्या अनुपात, 11वीं में जाते हैं तो वहां से फिर उसको कहते हैं फलन, ये अनुपात है। तो इसको कहते हैं, देखिए अब इस थीटा के लिए क्या है, ये लंब है, AB क्या है, लंब, ठीक। AC क्या है, कर्ण, BC क्या है, आधार। तो साइन थीटा, अब यहां एक तो ये है, ये अनुपात है,
दूसरा क्या है, दूसरी तरफ एक परिभाषा होती है क्या, साइन। साइन जो क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक। कॉस, कॉस क्या होता है, ये बच्चा पढ़ के रखता है, मैं फिर भी क्या कर दे रहा हूं, ठीक। ये क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक। और जो है ये क्या होता है, 1 बाय कोसेक, ये क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इधर, 1/कॉट, ठीक। ये उसको पलट देते हैं, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे थीटा लिखेंगे कि अल्फा, अगर ये थीटा है तो ये अल्फा होगा, ये क्या होगा थीटा, ये थीटा, इसको मान लिया अल्फा है, तो अगर यहाँ थीटा लिखेंगे तो थीटा के जगह पे अब जो है, जो लंब इसका होगा वो यहां लिखेंगे, लंब जो इसका होगा। फिर अगर अल्फा मान लिया, अल्फा लिख दिए तो अल्फा का जो लंब होगा वो इस पर आएगा ऊपर में। बस इतना समझना तो पूरा त्रिकोणमिति लग जाता है, त्रिकोणमिति लग जाता है। अब देखें ए बी क्या है, इस थीटा का लंब है, इस थीटा का लंब है, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण है, इस थीटा के लिए क्या है लंब बटा कर्ण, इस थीटा के लिए ये क्या है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या है कॉस, यहां देख लीजिए ये कॉस थीटा हो गया, उसी तरह से ये टेन थीटा हो गया, ठीक। उसी तरह से अब इसका उल्टा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका क्या होगा तो ये सेक थीटा, और ये क्या है कॉट थीटा, ठीक। तो यहां से ये फॉर्मूला है, इसमें से जो भी आएगा आप ये देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब इसको जैसे ही पलटेंगे, इसको जैसे ही पलटेंगे, यहां से देखें कि ये जो चीज है, ये जो चीज है ये क्या है, इसी के लिए जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है फिर लंब, इस अल्फा के लिए क्या, इस अल्फा के लिए क्या हो जाता है लंब। अल्फा क्या है, अल्फा बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होता है, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तीनों को जोड़ के 180 पूर्णा है, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसके लिए जो ना थीटा के लिए जो आधार है वो अल्फा के लिए लंब है, तो BC अपॉन AC इसका क्या हो जाएगा साइन, क्या होगा साइन, तो BC अपॉन साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन अल्फा इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा टेन है, तो यहां पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। साफ साफ देख लीजिए हो कैसे रहा है, अगर नहीं भी देखना है तो भी इतना समझना है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक, ये क्या होता है कोटि पूरक, ये क्या होता है कोटि पूरक। 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इधर है तो उधर कॉस होगा, इधर साइन तो उधर कॉस, इधर टेन तो उधर कॉट, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए आराम से, एक ये हो गया, तो यहां क्या होगा, यहां लिखेंगे क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे क्या लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पे लिखेंगे क्या टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इतना ही है। अब देखें यहां से जैसे ही जो है ये 3 सेट का फॉर्मूला निकल गया, एक सेट ये होता है, एक सेट फर्स्ट साइड वाला, दूसरा ये होता है सेकंड साइड वाला, तीसरा, ठीक है, ये क्या होगा तीसरा सेट, ठीक। तो यहां पे अगर टेबुलेट कर लें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फॉर्मूला खत्म।
इन दोनों को जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो लंब बटे आधार आता है। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है क्या, यहां से टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बात खत्म। ये इतना है, इसमें से आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। हाँ, अब देखिए तो इसके बाद जो है ये बेसिक पढ़ लेने के बाद फिर क्या आता है, एक तो ये देखिए पीबीएच है, तो इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस होता है, एक क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये क्या बोलता है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो इससे तीन फॉर्मूला निकल के आता है। तीन फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला ये निकल के आता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला स्क्वायर वाला आता है। इसी का जो है इन दोनों का एक फॉर्मेट निकल के आता है क्या, इसको देखिए इस तरह से, एक क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देख लीजिए, इसको उस पार टपा देंगे तो एक 1 के, तो यहां से क्या आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, तो यहां से क्या आता है, खूब बढ़िया से समझ में आता है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। इसका उपयोग होता है किसको, फॉर्म जो है रिजल्ट को प्रूफ करने में, त्रिकोणमिति में रिजल्ट को प्रूफ करने में। जब यही काम इस पे करते हैं तो यहां से क्या आता है, कॉट थीटा प्लस क्या, कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी क्या है, ये 5 को बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर ना भी याद रहे तो कंसेप्ट याद रख लेना है, इससे काम आ जाएगा। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो यहां से इसी को अगर एक और वेरिएंट निकालते हैं तो यहां से क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आसान दिखता है पर कभी कभी सीधे पूछ देता है, ठीक है। तो ये है, इसमें इसका उपयोग कहां पे करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो ये चीज है। अब लास्ट में इसमें एक चीज बचता है क्या, वो बचता है टेबल, त्रिकोणमिति का टेबल। ये है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये 6 टेबल है, ये 6 अनुपात है, ठीक है। इसमें किसके लिए किस के लिए पढ़ते हैं, तो 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना के लिए पढ़ते हैं, इतना के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें जो है एक ट्रिक है, वो काम कर जाता है 1 2 3 4, ठीक है। ट्रिक ये है कि या तो इसका पहले रूट निकाल लें सबका, क्या करें, पहले रूट निकालना सबका, 2 से भाग दे दें, किससे, 2 से भाग दे दें, सब में 2 से भाग दे दें। या फिर इस ट्रिक को ऐसे भी करते हैं कि 4 को अंदर ले जाकर के भाग दे देते हैं, तो ये फाइनल आता है, क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो जो भी फाइनल रिजल्ट है वो साइन का टेबल होता है, साइन का क्या हो जाता है, टेबल। तो यही कार्यक्रम करेंगे इसमें। तो ये 0 होता है, ये 1/2 हो जाता है, ये क्या होता है 1/√2 हो जाता है, 1/√2। ये क्या √3/2 है, ये है, ठीक। और इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ये क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है।
जैसे ही साइन का टेबल मिलता है, साइन का टेबल याद है तो पूरा टेबल क्या है, याद है। कैसे याद है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है तो इसको पलट के लिखेंगे तो कॉस मिल जाता है। 1√3/2 1/√2 पलट के लिख रहे हैं, ये 0। अब फिर जाकर के साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। अभी हमने कुछ देर पहले बताया ही था। तो साइन बटे एक कॉस तो 10 करेंगे तो 0 में से क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे 1 से तो ये 0। इसको जब एक दूसरे से भाग देंगे तो 1/√3। इसको एक दूसरे से भाग देंगे तो 1। इसको एक दूसरे से भाग देंगे तो √3। इसको देंगे भाग तो 0 का क्या है, डिवीजन किसी संख्या में परिभाषित नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब इसको पलट के लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 10 का जो है कोटि पूरक कौन होता है, कॉट। इसको पलट के लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। इसको इधर से लिखते चले जाएंगे 1/√3 और ये 0, बात खत्म। अब क्या है, इसका जो है उल्टा कौन होता है, ये। इसको जैसे पलटेंगे तो ये 1, इसको पलटेंगे, इसको जैसे पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। और इसको जैसे पलटेंगे तो जो है, किधर गया यार, हाँ ये सॉरी, इसको पलटना था तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2। अब जैसे इसको पलटेंगे तो इसकी हर किसी के क्या नीचे है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इस ये जो है, ये जो चीज है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको पलट के लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ठीक, ये 2, ये √2, 2/√3, ये 1 हो गया। ये टेबल कंप्लीट है, बात खत्म। ये जो है बस इसको जो है इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता। तो एक मिनट रुक जाओ, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता है। और जो है इसमें थोड़ा सा अभी हमने देखा था क्या, थोड़ा सा एक चीज लिख लेते हैं यहीं पे, साइन थीटा अपन क्या था, P/H। तो यहाँ पे क्या होता है, P बराबर सीधा सीधा कभी कभी पूछ देता है फॉर्मूला इस तरह से, इसका कुछ अनुप्रयोग है इसमें, सॉरी यहाँ साइन लिखना है यार, H साइन थीटा, H कॉस थीटा, थोड़ा सा ये आता है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक थोड़ा सा कभी कभी रेंज पूछ लेता है, क्या, यहां से देख लीजिए रेंज, ये क्या है, ये 1 से अधिक नहीं हो सकता। साइन थीटा हमेशा < 1 होता है, यहां देख रहे हैं 1 से अधिक नहीं हो सकता। उसी तरह से कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, < 1। ठीक है, उस तरह से टेन थीटा क्या है, टेन थीटा ये क्या हो सकता है, पूरे किसमें, सब हो सकता है ये तो वास्तविक संख्या। कॉट थीटा क्या हो सकता है, ये भी पूरे वास्तविक संख्या। ये क्या हो सकता है, जो है सेक थीटा, ये जो है ना, ये क्या हो सकता है, पूछेगा तो नहीं, ठीक है। यहां से देख रहे हैं 1 से क्या है, हमेशा बड़ा ही होता है, हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा या बराबर। उसी तरह से क्या है, कोसेक थीटा, पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ सकता है वो। यहां से देख रहे हैं साहब, 1 से क्या होता है, बड़ा या बड़ा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से। तो इसका उपयोग कैसे करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कॉस थीटा इनमें से कौन, कोसेक थीटा नहीं हो सकता है इसमें से। ऑप्शन 1 3/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन इसमें से कुछ पूछेगा कि इसमें से कोसेक थीटा कौन सा हो सकता है, ठीक, उसमें से कौन सा हो सकता है। और ऑप्शन डी क्या देगा, इस तरह से दे देगा, ठीक। तो साफ साफ देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा कौन सा है, ये है, ये बस ये होगा। इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, टेबल से ध्यान में आराम से रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव में, त्रिकोणमिति में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, इसमें से क्या है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय होता है। ये कैसा होता है, द्विविमीय, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस
एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के, ये 90 डिग्री है, सारा का सारा कौन क्या 90, एक दूसरे को क्या कितने पे काटता है 90 डिग्री पे, कितने पे काटता है 90 डिग्री पे। इस बिंदु जहां एक दूसरे को एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटता है उसको कहते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ क्या है, ये दाईं ओर, ये क्या होता है धनात्मक, ये क्या होता है धनात्मक। मूल बिंदु के बाईं ओर ये क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर ये क्या होता है धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर क्या होता है धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे ये क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर ये क्या है ऊपर, ठीक है, तो धनात्मक, और ये क्या है नीचे क्या है ऋणात्मक, ठीक है। तो यहां से एक तो ये हो जाएगा। अब इसमें से पूछ सकता है क्या, तो मूल बिंदु से दाईं ओर की संख्या क्या होती है, जितने भी निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, तो मूल बिंदु से दाईं ओर निर्देशांक क्या होता है धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर, ठीक। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष करके पूछ लेगा, एक तो ये है, ठीक। ये कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, एक्स निर्देशांक बराबर क्या, तो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। उसी तरह से वाई निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये पूछेगा ही पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा ऑप्शन दे करके। एक्स निर्देशांक बराबर क्या, 4 ऑप्शन दे देगा, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, इस तरह से 4 ऑप्शन करके दे देगा। तो उसमें से ध्यान रखना है, एक्स निर्देशांक पूछेगा तो वाई अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक पूछेगा तो एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। इसी में इससे और क्या पूछता है, एक्स अक्ष का क्या समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, तो क्या होता है एक्स अक्ष का समीकरण होता है क्या, y बराबर 0। उसी तरह से पूछेगा y अक्ष का समीकरण, तो ये क्या होता है x बराबर 0, ठीक। ये 3 कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इससे जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आराम से पूछ सकता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाले के लिए एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, इसको क्या कहते हैं एब्सिसा, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक। अब हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूं अभी, ठीक। तो उसके बाद जो है हिंदी वाला देख लेंगे क्या है नहीं है, एक बार जब रिवीजन करेंगे तो एनसीईआरटी देख लेंगे, ठीक, अगर इसका कुछ दूसरा नाम है। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक। इसके बाद फिर क्या आता है, दूरी सूत्र, क्या आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसका क्या लेते हैं बाद से रूट, ठीक। 2 बिंदु जिसका कि निर्देशांक x1 और y क्या है, ए कोई बिंदु है x x1 y1 और b क्या है x2 y2, इन दोनों के बीच क्या जो दूरी होगा, तो दूरी सूत्र ये है दूरी सूत्र। ये दूरी हमेशा क्या होता है, अगर ये दूरी d है, इसको कहते हैं डिस्टेंस d, तो d हमेशा क्या होता है, दूरी हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक। ये जो दूरी है ये कभी इस तरह से ये क्या होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दूरी हमेशा धनात्मक या 0 होता है, ठीक। तो ये जो है कुल मिलाकर के, ठीक, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक। और इसके बाद सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला बचता है, इसके अलावा और उसमें और कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए।
अब जो है लास्ट में क्या, फिर क्या बचता है इसमें, ये बचता है क्या, इसको कहते हैं विभाजन सूत्र, इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंतः विभाजन पूछा जाता है। ठीक, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, किस तरह का विभाजन पूछा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यह है बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है, और यह है बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 है। इसको अगर कोई बिंदु C, ठीक है, जिसका निर्देशांक x, y है, m अनुपात n में काटता है, तो इस बिंदु C का जो निर्देशांक है, तो x बराबर क्या होता है, ठीक, x निर्देशांक बराबर होता है, इसको देखते हैं, गुना करते हैं दूर वाले से। इससे दूर क्या है, x2 है, x1 इसके पास, तो गुना करते हैं क्या, m इंटू x2 n x1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से y निर्देशांक क्या होता है, तो y निर्देशांक होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये है क्या, विभाजन सूत्र। ये क्या है, विभाजन सूत्र। ठीक, इसी में m बराबर n हो जाए, m बराबर n हो जाए, तो जैसे m बराबर n होता है तो ये कट जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 2। तो इसी को कहते हैं फिर क्या, फिर जो है मतलब हो जाता है C क्या है, मध्य बिंदु। C क्या है, मध्य बिंदु। अब C भी अगर मध्य बिंदु हो गया तब जाकर के x क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या है, विभाजन सूत्र। इसी में थोड़ा सा एक और देख लेते हैं क्या, एक ट्रायंगल जिसका कि इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, जिसका कि जैसे ए बी सी, ठीक है, तो x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। ठीक, बाहर में लाइन, अंदर में ये, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, x1, y1 और 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ठीक है, ये 10th वाले के लिए होना नहीं चाहिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये क्या होता है, जब इसको खोलते हैं, डिटरमिन, बाहर में क्या है, मॉड कहते हैं इसको, प्लस माइनस दोनों लेना होता है। ठीक है, तो x1 माइनस y2 माइनस y3, ठीक, प्लस जब लिखते हैं तो x2। ठीक है, अब जो है x2, तो ये जो चीज है, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3, तो y1 माइनस y2। ये याद रखने, ये जो है फॉर्मूला होता है, तो इसको याद रखने का क्या तरीका होता है, 123, 231, 312। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इस एक को उस पार टपा दिए, इस एक को क्या किया, उस पार, फिर इस 2 को उस पार टपा दिए। ये साइक्लिकल ऑर्डर में चलता है एक फॉर्मूला। तो यहां पे प्लस और माइनस दोनों लेना होता है। ठीक, अगर यही क्षेत्रफल क्या हो जाए, एरिया त्रिभुज का क्या हो जाए, 0, तो फिर क्या होता है, इसी को कहते हैं संरेखीय बिंदु। क्या हो जाते हैं तीनों, संरेखीय। ये तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेखीय के। ये क्या है, टेस्टिंग। 4 ऑप्शन दे देगा कि कब ये जो 3 क्या हो, एक रेखा में होंगे। ठीक, ऑप्शन क्या देगा, एरिया एबीसी। क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, इस तरह से एबीसी दे देगा, एरिया एबीसी देगा। ये 0 ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन बी देगा क्या, ए बी ग्रेटर देन बीसी प्लस एसी, बीसी प्लस एसी। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, इस तरह से दे दे, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। डी जो है ये क्या दे दे, ए बी लेस देन बीसी। ठीक है, प्लस एसी, इस तरह से।
तो ये जो है, तो इसमें से साफ साफ दिख रहा है संरेखीय का कंडीशन ये पूरा करता है, संरेखीय का कंडीशन ये पूरा करता है, बाकी कोई पूरा नहीं करता है। तो ये इतना जो है पर्याप्त है किसके लिए, वैकल्पिक प्रश्नों को पूछे जाने के लिए ये पर्याप्त है। हाँ, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में सिर्फ पढ़ेंगे क्या, थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी बुद्धि उद्धि ज्यादा, ठीक है। सिर्फ इतना, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें कि ईडी क्या हो, बीसी के समांतर हो, ईडी क्या हो, बीसी के समांतर हो, तो ठीक है, इसमें से क्या होता है, अब सिमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, ए अपॉन ए बी, ए अपॉन ए बी सिमिलैरिटी से आता है, समरूपता से, किससे, समरूपता से, ठीक। यहीं पे समरूपता का सिद्धांत लागू होता है, समरूपता के सिद्धांत से ये सब पढ़ते हैं। तो एडी अपॉन एसी और ईडी अपॉन बीसी, ठीक है। अब करेगा क्या आपके साथ, इसमें से मान लीजिए 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, यहां के दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा के बराबर वाट, यह लगाना है, निकालना है, 3/8। अब देखिए, ठीक है, 3/8 कीजिए और क्या कीजिए, 7/7 प्लस के कीजिए, 7/7 प्लस के कीजिए, अब निकल के आ जाएगा। तो 21 प्लस 3 के प्लस 56, उसको उस पर लेके जाइए, 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 5, 3 के बराबर 35/3, बात खत्म। ये किसी भी फॉर्मेट में जो है, ये 4 में से कोई क्या होगा, 3 देगा, 1 छोड़ेगा और पूछेगा। ये क्या है, थेल्स प्रमेय। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका क्या हो गया, इसमें 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें से कॉन्सेप्ट बहुत से होते हैं, लेकिन हम बहुत को उसमें से ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इतना पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे क्या, जो हमको वैकल्पिक प्रश्न को हल करने में जो सीधे पूछे जाते हैं और उसको हल करने में मदद करता है, ठीक। तो ये चीज है, बाकी सारे समरूपता के बाकी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक, उसको इधर कोई लेना देना उसका है नहीं। इसमें से एक और छोटा सा बचता है, क्या है वो, बचता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। उसका प्रूफ, उसको सिद्ध कैसे करते हैं, उसको जो है, ठीक है, सिद्ध तो करना आप देख ही लेंगे 100%, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। यहां से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलता है, बस मैं वो बता रहा हूं, ठीक। तो देख लीजिए, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, और ये क्या है, इस पर लंब है, एसी पर लंब है। तब जाकर के देखिए, यहां से ध्यान से देखना है, इसमें क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी, ये किसके समरूप होता है, ए बी सी है ना। तो ये त्रिभुज बी डी सी के क्या होता है, समरूप, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ए बी अपॉन बी डी समरूप है, तो क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी सी अपॉन डी सी, फिर ए सी अपॉन बी सी, ठीक। यहां से देखिए, ये एक निकल के आया, तो यहां से साफ साफ, अब इन दोनों को जब साथ लेते हैं तो यहां से क्या समझ में आता है, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर किसके बराबर है, AC इंटू डी सी के। ये देख रहे हैं, ये बीसी का, इसका स्क्वायर किसके बराबर है, ये डीसी है, ये डीसी, और उसके बाद AC, ये पूरा इतना सा लंबाई गुना ये पूरा, ठीक। यहीं से सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं, AB का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, तो इतना इंटू ये पूरा, ठीक। लेकिन वो होता कैसे, ये देख लेंगे अभी। त्रिभुज अब क्या होगा, इसी त्रिभुज के समरूप और कौन सा त्रिभुज होगा, ए बी सी के समरूप कौन सा त्रिभुज होगा, इसके समरूप ये वाला भी त्रिभुज होगा। तो इसका नाम क्या होगा, त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए बी सी के समरूप क्या होगा, ए
त्रिभुज, एक मिनट रोक दो घंटा। इसके देखिए त्रिभुज एबीसी के इसी के समरूप एक त्रिभुज ये भी होगा, कौन सा वाला, ये वाला जो त्रिभुज है, तो उस ये एक बराबर इसकी इसी क्या है, ये कॉमन है, डी क्या है 90 डिग्री, ठीक, और क्या है बी इधर 90 डिग्री, इसके बराबर है, बाकी बी जो कॉमन है, तो ठीक कॉमन नहीं है, ये दोनों उसके ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें फिर क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, फिर से बराबर होंगे। तो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन ए बी। तो यहां से इन दोनों को जब एक क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, तो इन दोनों को गुना कौन कीजिए, गुना इन दोनों को, तो ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ये 2 हो गया, इसको घेरिए, ये 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 1, ये 2। अब जाकर के लास्ट में फिर क्या बचता है, जहां तक प्रूफ करने की बात है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, यहां से देख रहे हैं क्या आता है, AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD, तो AC कॉमन आ जाएगा, तो DC प्लस AD, DC प्लस AD, इतना सा, तो AC के बराबर है, ये क्या है AC के बराबर, ये क्या है AC का स्क्वायर। तो यहां से फिर क्या हो जाता है, ये पाइथागोरस इस तरह से क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, पाइथागोरस इस तरह से सिद्ध होता है, ठीक। एक मिनट अभी नहीं, जैसे हाँ, पाइथागोरस इससे क्या होता है, सिद्ध होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण उससे पहले वाला पॉइंट है, महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है, वो आपसे पाइथागोरस सिद्ध नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा पूछेगा, अगर ये त्रिभुज 90, ये त्रिभुज समकोण है, उसमें अगर कोण समकोण से इस पर लंब खींचा जा रहा है, तब जाकर के ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये देगा क्या, ए डी इंटू क्या, ए सी का अंडर रूट। ए बी नहीं पूछेगा तो ए बी का स्क्वायर पूछेगा, उसी तरह से बी सी का स्क्वायर पूछेगा, क्या करेगा, बी सी का स्क्वायर पूछेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सीधा सीधा पूछेगा, ये क्या करेगा, सीधा सीधा पूछेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सिद्ध करने नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, तो ये क्या होता है, अगर ए बी पूछेगा तो इतना इंटू पूरा, इतना इंटू, अगर बी सी पूछा तो इतना इंटू पूरा, ठीक है। चलिए अब एक चैप्टर देख लेते हैं, वृत्त, एक चैप्टर है, इसमें जो है पॉइंट पॉइंट वाली बात देखेंगे। ये जो चीज है इसको केंद्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक। केंद्र क्या है, तो जिस बिंदु से क्या है, परिधि के बीच की परिधि के, ठीक है, हर एक बिंदु की दूरी क्या हो, निश्चित हो, ठीक। परिधि और केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, ये क्या है, त्रिज्या, परिधि और केंद्र की रेखा को जोड़ने वाले को इसको आर कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए, ये तो हो गया केंद्र और त्रिज्या, ये परिधि, ठीक। इस पर बनने वाला कुल जो कोण होता है, कुल कोण कितने का होता है, कितने का होता है, तो ये जो सर्कल जब बनता है, ये सेंटर है, इसमें अगर एक रेखा खींचेंगे तो एक जो है 90 180 डिग्री का इधर से, 180 डिग्री का इधर से, ये कितना सेंटर पे कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। तो पूछेगा क्या, वृत्त अपने केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का, वृत्त अपने केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। अब देखिए इसमें क्या है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है। तो वृत्त की परिधि पे, वृत्त के परिधि पे कोई दो बिंदु, अगर उसको कोई रेखाखंड जोड़े, रेखाखंड जोड़े, चाहे ये बिंदु ये है और ये है, तो इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, ये जो रेखाखंड है ए बी, इसको क्या कहते हैं, जीवा, इसको क्या कहते हैं, जीवा, ठीक है। जो जीवा, अब देखिए इसी तरह से, अब ये इस तरह से है,
ये जो है इसको भी अगर देखेंगे तो सारा का सारा जितना भी है, हम डॉट डॉट लाइन जो डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, ये सब का सब क्या है, जीवा है। सब का सब क्या है, जीवा। ठीक, तो इसमें से एक जीवा ऐसी होती है क्या, जो कि किससे पास करती हो, केंद्र से। किससे, केंद्र से। इस जीवा को जो केंद्र से पास करती है इसको कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास। व्यास के बारे में दो तीन बात कह सकते हैं क्या, एक सबसे बड़ी जीवा, क्या है, सबसे बड़ी जीवा, इसको कहते हैं व्यास। या फिर जीवा जो किससे गुजरे, केंद्र से गुजरे, जीवा जो केंद्र से गुजरे। ठीक है, यहीं पे ध्यान से देख लेंगे क्या, कि जो जीवा क्या है, जो जीवा केंद्र के पास हो वो बड़ी होती है। जो जीवा क्या हो, केंद्र के पास हो वो क्या होती है, बड़ी होती है। ये केंद्र है, केंद्र से लंबवत दूरी, मान लीजिए अगर ये डी है, ये क्या है, डी। अगर ये है, ये D2 है, ये D1 है, D2 है, तो केंद्र जो है ये क्या है, केंद्र के पास है, तो इसलिए D1 क्या होगा, D2 से बड़ा। D1 क्या होगा, D2 से बड़ा। ठीक, तो जो जीवा केंद्र के जितने पास होता है वो जीवा उतना बड़ा होता है, जो जीवा केंद्र से जितना दूर होता है वो क्या है, उतना छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद इसी में जो है ये केंद्र है, ठीक, ये कोई जीवा है, ये केंद्र है, ये कोई जीवा है। तो इस जीवा पर अगर क्या करते हैं, ठीक, केंद्र से क्या होते हैं, क्या करते हैं, लंब डालते हैं, केंद्र से लंब डालते हैं। तो इस जीवा को, इस जीवा को, ये अगर केंद्र है तो इस जीवा को ये जो बिंदु डी है क्या करता है, सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित करता है। ये दोनों बराबर होगा, इसमें क्या होगा, AD बराबर BD। ठीक, सीधा सीधा पूछ देगा, क्या करेगा, ऑप्शन देगा क्या, ये कोई रेखा है, ठीक है, ये इसे, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, और कह देगा कि ये D है, ये B है, कह देगा AD बराबर कितना, क्या है, AD बराबर 3 है, तो AB का स्क्वायर क्या होगा, AD बराबर 3 है तो AB का स्क्वायर क्या होगा। तो अब अगर आपको AB पता है तो निकाल सकते हैं। AD क्या है, AD 3 है तो BD भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो इन दोनों का जो जोड़ कर देंगे, 3 जोड़ 3 क्या होगा, AB। तो AB का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो है इसी को देख लेते हैं, ये जो चीज है ये केंद्र है, ठीक है, ये जो चीज है ये कहलाता है क्या, ये वाला जो रीजन बना, ये R, जो R के दो त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं क्या, त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। ठीक, और जो है ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, इसी में ये वाला लाइन खींच दिया तो ये वाला जो क्षेत्र बचता है, ये वाला जो बचता है, इसको कहते हैं, सिर्फ इतना सा को, इसको कहते हैं क्या, वृत्तखंड, सेगमेंट कहते हैं इसको, सेक्टर और सेगमेंट। त्रिज्य खंड को सेक्टर, इसको सेगमेंट। ठीक, तो ये चीज है। अब जाकर के इसमें से एक पॉइंट लास्ट वाला क्या बचता है, वो बचता है क्या, इस तरह से हो, किस तरह से, ये सेंटर है, इस तरह से हो, इस तरह से, इस तरह से, कि केंद्र पर जो है कोई एंगल बनाए और बाकी 2 सेकंड जो एंगल बनाता है, दो जीवा, कोई भी 2 जीवा क्या करे, जो केंद्र पर कोण बनता है और जो जीवा के बीच कोण बनता है, एक ये थीटा, अगर ये अल्फा, तो ये क्या होता है, इसका आधा होता है। अल्फा बराबर क्या होगा, 2, इस वाले का 2 गुना, इस वाले का 2 गुना। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न पूछने के लिए इससे ज्यादा 10वां के लेवल पे, ठीक है, बचता नहीं है स्कोप। पूछेगा क्या, इस तरह से पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि ये 140 डिग्री है तो यहां ये कितना होगा, ये क्या है 140 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो ये क्या है, देख रहे हैं साहब, इसका आधा होता है ये, तो ये क्या होगा 70 डिग्री।
क्या होगा 70 डिग्री, बात खत्म। वृत्त में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। प्रायिकता और चालू करें ना, स्टार्ट है छो तखन ऐसे स्टार्ट है रहा। अच्छा चलिए, लास्ट में बचता है क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता में जो है, ठीक है, किसी भी घटना को अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इवेंट। तो इसी को हिंदी में कहते हैं घटना, इसी से उठा लिए ई। घटना होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके साथ जो है इसके होने की ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है। घटना ई के होने की प्रायिकता क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है इवेंट के जो है ना, तो इसको कहते हैं घटना ई के घटने की संख्या कितनी हो सकती है, और बाकी और संभावनाएं कितनी है, बाकी और जो है बाकी कुल जो घटना होने की संभावना है, उसको जब क्या करते हैं एक दूसरे से भाग दे देते हैं, तब जाकर के हमको क्या होता है, ई के घटने की प्रायिकता मिलती है। ई के घटने की प्रायिकता मिलती है। जैसे ठीक है, एक डाइस है, एक क्या है, डाइस है, सॉरी, ये जो मतलब कि एक पासा है, पासे पर अंक लिखे होते हैं कहां तक, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, जो कि कुल संभव क्या है, घटना है। कुल संभव जो जितनी भी संभावित हो सकती है घटना, जितने भी हमें परिणाम मिल सकते हैं, उनका जो समूह है वो कहलाता है क्या, एस। वो क्या कहलाता है, एस। इसमें से कोई एक घटना, जैसे पूछ ले कि 3 के होने की प्रायिकता क्या है, तो 3 इसमें कितना है, एक ही बार है, ठीक है, तो उसकी संख्या 1 है। और बाकी कुल परिणाम कितने मिल सकते हैं, तो 6 परिणाम मिल सकते हैं, तो अपॉन 6, ये क्या होगा, 3 के होने की प्रायिकता है। ये क्या है, 3 के होने की प्रायिकता। उसी तरह से क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि सम संख्या होने की प्रायिकता, किसकी, सम संख्या होने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितने, तो सम संख्या कुल कितनी है, 2 4 6, 2 भी हो जाए तो भी क्या है, सम संख्या, 4 भी हो जाए तो भी सम संख्या, 6 भी हो जाए तब भी सम संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो गई इस तरह के परिणाम की, तो 3। और जो और पूरे के पासे उछालने में कितने परिणाम मिल सकते हैं कुल, तो वो 6। तो ये क्या है, P, ये है सम संख्या। सम संख्या होने की क्या है, ये प्रायिकता। सम संख्या होने की ये क्या है, प्रायिकता। 3/6, ये क्या हो गया। उसी तरह से विषम संख्या होने की, तो कुल मिलाकर के जो घटना पूछे उसके होने की जो है कितनी, उसका परिणाम आने का संख्या कितना है, और कुल परिणाम कितने मिल सकते हैं, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर जैसे ही करते हैं तो ये मिल जाता है, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, जिसके होने की क्या हो, जिस घटना के होने की संभावना बिल्कुल क्या हो, 0 हो, जो घटना असंभव हो, जो घटना क्या हो, असंभव, तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 0, उसकी प्रायिकता 0। इसको कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना, जैसे पासा फेंके और 7 आने की प्रायिकता क्या हो, तो पासा में 7 होता ही नहीं है, तो आएगा कैसे, तो वो सम घटना क्या है, असंभव है, तो 0, ठीक। उसी तरह से अगर किसी की घटना के होने की प्रायिकता 1 हो, तो ये क्या है, निश्चित है। ये क्या है, निश्चित है, ठीक है, तो डेफिनेट ये होगा ही, ये क्या होगा, होगा ही, ठीक। तो होने की जो है, जिस घटना की होने की संभावना क्या हो, वो होगा ही, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। उसकी प्रायिकता 1, ठीक है, निश्चित रूप से होगा, ठीक, निश्चित रूप से संभव,
उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। अब पूछेंगे जैसे है कि पासा को फेंकेंगे, ठीक, तो 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 7 से छोटी प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता कब? जबकि पासा फेंकेंगे। तो पासा में जितने भी आउटकम होते हैं, जितना भी परिणाम मिलता है, वो क्या होता है? सब 7 से छोटा ही होता है, ठीक। तो इसलिए क्या है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। निश्चित रूप से कोई भी अंक आ जाए तो क्या होगा? 7 से छोटा ही है, तो ये क्या है? निश्चित घटना है, ठीक है। निश्चित भी और क्या है कि 100% 100% क्या है? संभावित है, ठीक है। तो पूर्ण, ये जो है इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से संभव, ठीक। अब जा करके घटना के न होने की प्रायिकता और घटना के होने की प्रायिकता, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना होता है? ई डैश को कहते हैं क्या? ई डैश को कहते हैं घटना के ना होने की। कहीं डैश लिखते हैं, कहीं ऊपर में लाइन देते हैं इस तरह से, कहीं क्या करते हैं, कहीं इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से घटना के होने की, कहीं पे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे ऐसा ही कर लेते हैं। पी के होने की प्रायिकता, पी के ना होने की, तो कुल जो प्रायिकता संभव है पूरे घटना के होने सब जोड़ जाड़ के, तो 1 होता है। क्या होता है? वो 1 होता है, ठीक। तो यहीं से निकल के क्या आता है? घटना के होने की नहीं होने की संभावना, तो 1 माइनस घटना के होने की संभावना। कुल मिलाकर के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने लायक जो है ना, इतने ही चीजें हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो अगर कुछ पूछा जा सकता है तो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और वैसे क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, 10th लेवल पे बहुत आसान है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जैसे पूछ दे कि इसमें 4 जो है लाल गेंद है, 3 जो है ब्लैक है, काली गेंद है, ठीक है। तो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है? तो काली गेंद 3 है, तो 3 में से इसकी संभावना 3 है। अब कुल गेंद कितने हैं? 7 हैं, तो 3/7 हो जाएगा। लाल की पूछ ले तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आराम से पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर बचते हैं, ठीक, उनमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। और बाकी जो है मेंसुरेशन, जो क्षेत्रमिति है, उसका सूत्र एक बार आप लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें जो है सीधा सीधा सूत्र के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है वैकल्पिक प्रश्नों में। अन्यथा वहां पे जो है क्षेत्रमिति से वैकल्पिक प्रश्न जो है नहीं बनते हैं। जबरदस्ती बना दे तो अलग बात है। और बाकी हमने जितना उसमें कवर किया है, अगर ढंग से इसको भी अगर देख लेते हैं तो 100 में से आप 50 क्वेश्चन निश्चित रूप से खोज लेंगे, जिसको कि आप क्या करेंगे, सही सही जो है उसका आंसर कर सकेंगे। तो इसको एक बार देख लें तो काम चल जाएगा।